एग्जाम में दोनों टाइप के मिलेंगे मुझे लगता है। ये ना एक प्रिलिमिनरी ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है। अब इसमें एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस वो भी है ना जो एग्जाम में आए हुए हैं। यस प्रीवियस ईयर वो नहीं करे सर मैंने अभी। हो सकता है उसमें नहीं तो अभी बस खत्म हो जाने दो आज, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर्स वाला क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि उसमें देखना डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और देखना कई क्वेश्चन में डायरेक्शन ठीक है, सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट कई क्वेश्चन में देखना डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे दो ऑप्शन में फंस जाता है। अब तुमने 7 वोल्ट निकाल लिया, अब वो 7 वोल्ट क्लॉकवाइज में ऐड कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऑप्शन रहते तो 7 वोल्ट निकालने के बाद भी डाउट में आ जाता है, अरे बाप रे ये क्या कौन सा डायरेक्शन है, ये चीज है ना। यस सर। वो वाला बात है कि डायरेक्शन हमने जितना डिस्कस किया ना उतना ही, अगर तुमने सारे एन्यूमरेट करके याद मतलब याद में रट्टू वाला याद नहीं, मतलब समझने वाला याद, तो अगर समझ के याद कर सकते हो तो आई थिंक उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। बट चलो एनीवे लेट्स सी। तो हम लोगों ने अभी तक किया म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर काफी डिस्कशन। आज हम लोग म्यूचुअल सेल्फ इकट्ठे डिस्कस करेंगे इन ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। क्या कंटेक्स्ट है अभी बता देखो। अल्टीमेटली म्यूचुअल सेल्फ का यूज क्या है ना। यूज होता है टू प्रोड्यूस ऑपोजिंग ईएमएफ। तो बोथ M as well as L produce opposing M, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस M और सेल्फ इंडक्टेंस L दोनों ही ऑपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। कैसे? यू माइट सी ऑपोजिंग ईएमएफ कहां से आ गया ना। देखो याद करके देखो, जहां पे भी फ्लक्स चेंज होता है वहां पे एक ऑपोजिंग ईएमएफ जरूर प्रोड्यूस होता है ना। yes, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जैसे फ्लक्स कैसे होता है ना, एल और एम का डेफिनेशन क्या है, चाहे एम हो चाहे एल हो, डेफिनेशन एक ही है, फ्लक्स पर यूनिट करंट, है ना। तो फाई बाय आई, ये डेफिनेशन। तो फाई क्या हो जाएगा, यानी फाई हो जाएगा या तो एम आई या तो एल आई। अब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस एम भी है, आई भी है, और एक सेल्फ इंडक्टेंस एल भी है और आई भी। अच्छा ये जो पैरामीटर्स है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह, ये देखा होगा कि दे आर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, यानी एम और एल अगर देखोगे दे आर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। तो ये जनरली देखना चेंज होता नहीं। सो देयरफॉर दे आर कांस्टेंट। इसलिए क्या होता है ना, वो कांस्टेंट्स होता है। तो अगर मैं ईएमएफ देखता हूं तो देयरफॉर ऑपोजिंग ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है। तो देयरफॉर तो माइनस ऑफ डी फाई डी टी होता है, वो कैसे होगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है, ठीक है। तो देखो m तो कांस्टेंट होता है ना, m अगर कांस्टेंट हो गया तो dm dt क्या होगा, जीरो। ये तो हो गया जीरो। क्योंकि m और l कांस्टेंट होता है तो dm dt हो या dl dt हो तो जीरो है ना। देखो dl dt भी जीरो है और dm dt भी देखो जीरो है, वो तो खत्म हो गए, फिर बचा कौन सा, है ना, di dt वाला टर्म। तो इससे मतलब क्या हुआ, देयरफॉर
माइनस एम डी आई डी टी और नहीं तो माइनस एल डी आई डी। यानी समझो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर होगा तो, अब ध्यान से देखो जरा, यानी जनरली देखना इंडक्टर यूज होता है, म्यूचुअल वाले में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ज्यादातर किसमें देखना इंडक्टर यूज। तो इंडक्टर में क्या होता है, तो जैसे ही करंट चेंज होता है ना, तो एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होता है, यानी एक बैटरी की तरह काम करता है ना। तो whenever देखो अगर करंट बढ़ेगा तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में करंट जनरेट करने की कोशिश करेगा। यानी इफ आई इज इंक्रीजिंग, तो देखना ये ऐसे काम, और तुम बोले कितना वोल्ट का बैटरी के तरह अपोजिशन क्रिएट करेंगे, एल डी आई डी टी के बराबर। अब वो एल डी आई डी टी कितना है उसके ऊपर है। अगर इधर आई इंक्रीज करता है, उसको अपोज करने के लिए इधर एक बैटरी जनरेट करें। अब क्या है ना कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो आ ही चुका है एलडीआईडीटी, बस वो मैग्नीट्यूड हो क्या डायरेक्शन, अब हम क्या करेंगे सेल के हिसाब से कभी इधर कभी इधर। और वो कौन से केस में क्या होगा ना, इधर इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा था, दो ऑप्शन ही हो गया, इधर इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा, तो चार ऑप्शंस हो गए। चारों केसेस में मैंने देखा होगा चार अलग अलग टाइप का बना है, उनमें से दो एक तरीके का कॉमन है, दो एक तरीके का कॉमन। तो ये देखो जरा बैटरी चार जो मैंने बनाया, किस में आ रहा है अच्छे से? कैसे क्यों बना, क्योंकि देखो कल को हो सकता है तुमको ये खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कल को तुमको ये बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे ये देखो, ये चारों आगे सुन में यस सर। तो बढ़ो। चलो ठीक है, जैसे सपोज मैं एक सर्किट दे रहा हूँ,
तीनों के इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ जरा, इक्विवेलेंट सेल। Yes, sir. तो Sir, वैसे तो आपको बताना है वोल्टेज बताना है, और राइट है या लेफ्ट है वो बताना। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। हाँ, पहले वाले का सब पहले वाले सब कितना? बस ये बता दो कि अगर वोल्टेज पॉजिटिव में आ रही है तो मतलब मुझे वो नहीं समझ आया नहीं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो तुमको वोल्टेज के बारे में सोचना ही नहीं, अब तो मॉड लग गया ना। अच्छा हाँ और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ना, वो जो 4 केसेस मैंने बताया था उस हिसाब से बता दो। देखो मैंने ओके क्या बोला कि माइनस का मतलब ऑपोजिशन होता है, तो जब ऑपोजिशन पता ही है तो तुम ऑपोजिशन के हिसाब से सेट कर दो बैटरी। और वोल्टेज कितना होगा ना, देखा होगा नीचे एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के दिए, लिखा था मैंने मॉड ऑफ एलडीआईटी, यस सर यानी इससे वोल्टेज का वैल्यू निकलेगा मॉड एलडीआईटी, और बाकी डायरेक्शन प्लस माइनस से निकलेगा। चलो, तो डायरेक्शन तो हमें पता है कैसे निकालना होता है। सो बस एक सेकेंड ये डायरेक्शन सब पहले वाले में वोल्टेज तो 1.2 आई। हाँ 1.2, और राइट लेफ्ट सो राइट क्यों? सो जो जस्ट पहले मैंने आई निकाल लिया था उसमें वैल्यू पुट करके, बट मेरा मतलब इसमें आई तो 0 आया था आई से मतलब नहीं है, ना ना ना, आई से मतलब नहीं है, डीआईडीटी से मतलब है कि करंट बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, वो डीआईडीटी के स्लोप से पता चलेगा। तो डीआईडीटी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? सो DIDT तो 60 प्लस -6 आएगा -6। तो हाँ तो टी इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा, 0 - 6 यानी -6। तो स्लोप अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या है कि करंट घटता जा रहा घट रहा है। यस सर है, तो देयरफॉर राइट की तरफ होगा। यस सर तो आंसर सही और गलत वो सिर्फ चीज नहीं है, अगर तुम सही बोलो तो भी मैं क्वेश्चन करूंगा, गलत बोलो तो भी क्वेश्चन करूंगा। मुद्दा है कि उसको अच्छे से समझना। तो मैं देख रहा हूँ कि जो वोल्टेज आ रहा है वो तो आएगा इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे ईएमएफ आएगा है ना। ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये देखो मैंने लिखा है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एल डीआईडीटी। देखो मैं माइनस माइनस कुछ नहीं लिख रहा, माइनस में वो डायरेक्शन को समझ के बना दूंगा बात। एल डीआईडीटी यानी 0.2 into 60 - 6, तो टी इज इक्वल टू 0 है, तो 1.2 वोल्ट। टी इज इक्वल टू 1 क्या होगा? सो ई तो 0 आया। यानी ई होगा ही नहीं, कोई सेल ही नहीं होगा, यानी एट टी इज इक्वल टू 1 पे ये इंडक्टर सेल के तरह बिहेव नहीं करेगा, या कह सकते हो कि 0 वोल्ट के सेल की तरह बिहेव करेगा, ना अपोज करेंगे ना सपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं। T is equal to 0 and at T is equal to 3 E is equal to कितना आएगा? सो माइनस अच्छा माइनस यानी 2.4 कितना? 2.4। 2.4 हाँ एकदम सही, यानी इक्वल टू 2.4, एकदम सही है। तो इस तरह से क्या ना ईएमएफ निकलता है, ठीक है। ये देखो, अब आ जाओ ड्रॉ कैसे करोगे। तो ये तो ए और बी, ए बी सी, तो ए वाले में क्या होगा, बी वाले में तो खत्म है, और सी वाले में क्या होगा? क्या ए वाले में यही होगा जो मैंने बनाया? यस सर हाँ, क्यों? क्योंकि ए वाले में जो स्लोप एक्चुअली आ रहा है वो है -6 स्लोप डीआईडीटी, है ना। डीआईडीटी अगर सॉल्व करता है ये वाला होता है डीआईडीटी,
Yes, वो आ रहा sir. -6, क्योंकि टी इज 0 पुट करूंगा तो आ रहा -6, यानी डिक्रीज कर रहा है। तो करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा ना, उसी डायरेक्शन में करंट का कोशिश करेंगे सेल, यानी राइट की तरफ। और टी इज 3 पुट करो तो देखो 6 × 3 -6 यानी 12 आ रहा है। 12 का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है करंट बढ़ रहा है, यानी इधर करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में कोशिश करेंगे करंट बनाने के लिए, इसलिए सेल उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी लेफ्ट की तरफ। और सेकंड सेल में, सेकंड वाले में यानी बी ऑप्शन में या बी वाले क्वेश्चन में कोई सेल के तरह काम नहीं करेगा, या 0 वोल्ट के सेल के तरह काम। ये हो गया सारा हिसाब। अब ऑलराइट नो, ठीक है। चलो, Yes, सो दैट वाज अबाउट हाउ टू yes. डिसाइड पोलैरिटी ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो मैंने स्टार दे। चलो, इसके जो थ्योरी था उसमें देखा होगा मैंने डबल स्टार दिया, है ना, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी भी स्टोर होता है, ठीक है, एनर्जी भी स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, देखो हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, ये जो वर्क डन होता है, एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ये जो पावर होता है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज सेल का जो अपोजिशन होता है वो होता है -LdIdt, यानी अगर तुम वही करंट मेंटेन करना चाहते हो इन दैट केस तुमको भी अपोज करना पड़ेगा, यानी -LdIdt को तुमको अपोज करना पड़ेगा, यानी तुमको LdIdt देना पड़ेगा, तब जाके वो अपोजिशन खत्म हो जाएगा तो करंट मेंटेन होगा। तो उसके लिए मुझे पावर सप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, dt कैंसिल कर दो, therefore du is equal to Li। टोटल एनर्जी क्या होगा, इंटीग्रेशन du, therefore u is equal to integration du is equal to u is equal to what ना, Li square by ये हो गया एनर्जी। अच्छा, इसके अंदर आता है कापा, ये एनर्जी कौन से फॉर्मेट, दिस इज स्टोर्ड, जैसे कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है, हाफ CV स्क्वायर, याद आ रहा ना, तो देखो फॉर्मूला सिमिलर है, CV स्क्वायर बाय 2। कैपेसिटर में क्या होता है, CV स्क्वायर बाय 2, है ना। अच्छा, जैसे फाई तो Li होता है ना, फाई तो Li होता है, as phi equal to Li, इसलिए कई बार इस फॉर्मूला को चेंज भी किया जाता है, कैसे, therefore u is equal to, अब अगर तुम L को लिख दो as phi by I, Yes, sir. क्या होगा, या अगर तुम I को लिख दो as phi by L, क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यानी एनर्जी का एक ही फॉर्मूला नहीं है, तीन तीन फॉर्मूला है। सारी बाप रे, तीन तीन फॉर्मूला कैसे हो गया, याद करके देखो, तीन तीन फॉर्मूला पहले भी हुआ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करके देखो, पावर का क्या, V स्क्वायर बाय I भी है, Yes, sir. VI भी है और I स्क्वायर R भी है। कैपेसिटर की एनर्जी में कितने फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर भी है, Q स्क्वायर बाय 2 भी है, और Q स्क्वायर बाय 2C भी है, और QV बाय 2 भी है। तो तीन तीन फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे भी इसलिए तीन फॉर्मूले हैं, हाफ Li स्क्वायर, QV बाय 2, और एक हो गया सॉरी phi I बाय 2, और एक हो गया phi स्क्वायर बाय 2L। ये हो गया एनर्जी। ये एनर्जी कुछ हद तक कैपेसिटर जैसे है, कैसे ना, कैपेसिटर में ये एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो स्टोर्ड एज मैग्नेटिक याद करके देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। कितना होगा,
Therefore, कापा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कापा का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं तुमको याद है या नहीं, मैं बता देता हूं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। यानी जो एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्मेट में, उस एनर्जी का भी एक डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होता है, वो कैसे स्टोर होता है? एनर्जी क्या है? Li स्क्वायर बाय 2। वॉल्यूम क्या होगा? ना देखो, अगर ये सॉलिनॉइड होता है, मान लो अगर सॉलिनॉइड का लेंथ L होता है और रेडियस R होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई R स्क्वायर L। बाय द वे, कल या परसों जब क्लास हुआ था तो याद है ना, इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने, तो मैंने क्या बताया था? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई। देखो याद रखना भी आसान है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई स्क्वायर, मैग्नेटिज्म में क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर। हाफ यहाँ पे भी है, हाफ यहाँ पे भी है। और एक चीज देखा होगा कि अक्सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां जहां एप्सिलॉन नॉट नीचे रहता है, उसी जगह पे म्यू नॉट ऊपर रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, इसलिए म्यू नॉट नीचे होना चाहिए। बट से ये कहां पे होता है कि वो ऊपर और नीचे वाला? मैं एग्जांपल बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनफाइनाइट वायर का फील्ड का फॉर्मूला लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। हो गया? और अगर तुम इनफाइनाइट वायर के करंट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो तो क्या होता है? देखो जहां पे कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ये देखो वो कांस्टेंट ऊपर चला गया, बाकी तो सब सेम है, 2 पाई आर। इधर भी देखो 2 पाई आर। वहां पे लैम्डा होता है चार्ज के हिसाब से, और यहाँ पे करंट है, तो वो तो चलो अलग वजह है, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसलिए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बाकी में देखो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट ऊपर है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे है। यानी अक्सर फॉर्मूला में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीचे होता है तो मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट ऊपर होता है, और वाइस वर्सा भी होता है। ये अक्सर देखा जाता है, ठीक है ना? दैट्स ऑल। यानी समराइज क्या हो गया फिर? समराइज ये हो गया कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है कापा मैग्नेटिक, तो क्या हो गया? ठीक है, आगे सुनिए। जैसे
मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सपोज एक इनफाइनाइट वायर है, सिलेंडर, और एक और सिलेंडर ले लो, ये जो बाहर वाला लिया एक इमेजिनरी सिलेंडर, इसका रेडियस आर है, और इसका रेडियस, इसका लेंथ एल है। और सपोज वो जो इनफाइनाइट सिलेंडर है, इसमें सपोज करंट आई, करंट आई, तो क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया ना, इनफाइनाइट सिलेंडर के अराउंड, जिसका लेंथ एल है और रेडियस 2r है, इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना स्टोर्ड है, ठीक है? फाइंड दी देखो, अगर मान लो सब जगह यूनिफॉर्म होता, फिर हम क्या करते हैं ना, आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच का जो जगह है उसका वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके एनर्जी निकल जाता। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से स्मॉलर डिस्टेंस दूर एक डिस्टेंस लेता हूँ और वहां पे एक पतला सा सिलेंडर लेता हूँ, ठीक है ना, जिसका थिकनेस है dr, और फिर उसको पूरा सिलेंडर में कन्वर्ट करके ऐसे करके सिलेंडर बना, समझा ना? एक पतला सा सिलेंडर लिया जो रेडियस r का है, एक शेल टाइप का हो गया बेसिकली, जिसका रेडियस r है। तो रेडियस अगर r है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय पाई आर। याद आ रहा है ना कि इनफाइनाइट वायर हो या हॉलो सिलेंडर के बाहर जो फील्ड होता है वो एक ही होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, यानी कापा हो गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो बी स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर, तो एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 4 तो वैसे ही है और 2 है तो 8 हो गया, यानी म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 8 आई स्क्वायर, ठीक है ना। So kappa is equal to b square by 2 mu naught. So you get mu naught I square by 8 4 pi square r square और 2 का 4 8, ठीक है। ये क्या kappa, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा ना, पतला सा सिलेंडर है ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा ना, उसको खोल दो ऐसे करके, तो उसका लंबाई क्या होगा 2 पाई आर, लेंथ क्या है l, और उसका थिकनेस क्या है dr, therefore u हो जाएगा 2 pi r l into dr into म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 8। अब कुछ कुछ चीजें कैंसिल होगा, पाई कैंसिल, 2 का 4 हो गया है ना, एक आर भी कैंसिल हो गया, देन ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय 4 पाई आर बाय
यूनिट्स क्या होगा? मैं देखो हॉलो सिलेंडर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा और 2r तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो r से लेके 2r, यानी r से लेके dr बाय r क्या होगा? ln r होता है और फिर 2r और r पुट करो तो ln2, यानी सॉल्व होके आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू q नॉट I स्क्वायर बाय l बाय 4 पाई। ये अच्छा क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि अगर मान लो बाय चांस मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा? देखो वेरी नहीं करता तब तो बहुत आसान है, फिर तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ गया। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या होगा? वॉल्यूम उधर ले जाओ तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पर यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हर जगह अलग अलग है, क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू अलग अलग है और हर आर पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है, ये तो हमने और पढ़ रखा है, तो वही यूज करके फाइनली आ गया। अच्छा इसके स्टेप्स मैंने अच्छे से तो लिखा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अच्छे से समझ लो, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एकदम ऊपर से देख के शुरू करो, कापा कैसे दिखा, फिर यहाँ पे एनर्जी स्टोर निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट किया। उसके लिए हमने बीच के एक हॉलो सिलेंडर ले लिया पतले से, उसके वॉल्यूम कैसे निकाला, और उसको ऐसे करके खोल दो, तो अगर इसको ऐसे सिलेंडर को खोल दोगे तो क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा। You get 2 pi r, you get L, you get dr। वॉल्यूम हो गया 2 pi r L dr। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, एक बार यहाँ अटक जाता है। ये सब ना छोटे छोटे निशान देकर रखना, सो दैट जब रिवाइज करते हो ना कोई भी नोट्स वोट्स टाइप का, तो इन चीजों पे नजर जाना चाहिए कि देखो कल को अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है और हमें वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, राइट करना है, तो हम कैसे लिखते हैं ये देखो, ठीक है। अच्छा अब ये 3-4 लाइन का सोल्यूशन है वैसे तो, लेकिन अच्छे से देखो, मैं पॉज कर रहा हूँ और अगर कुछ पूछना है तो पहले पूछो। अच्छा ये जो इंडक्टर है ये कई बार डीसी सर्किट्स में यूज भी होता है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला डेरिवेशन पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्स टॉपिक अगर पता होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर, ठीक वैसे ही फॉर्मूला इसमें भी होता है। कैसे ना, इसको हम लोग बोलते हैं आरएल डीसी सर्किट। आरएल डीसी सर्किट में क्या होता है कि जैसे मान लो एक सेल हो, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे में क्या होता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं, एट t इक्वल 0 अगर स्विच ऑन करोगे तो करंट एकदम से बढ़ के E बाई आर नहीं होता। अगर इंडक्टर नहीं होता, अगर सिर्फ सेल और रेजिस्टेंस होता, तो क्या होता है जैसे स्विच ऑन करो एकदम से करंट हो जाता है E बाई आर, है ना। ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल और आर हो गया रेजिस्टेंस। अगर इंडक्टर नहीं होता तो इंडक्टर एकदम से करंट तो बढ़ने देगा नहीं, इसलिए करंट धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए इसको बोला जाता है एज। तो क्या होता है, करंट धीरे धीरे ग्रो करता है। कैसे? ये ई हो गया, ये आर हो गया, ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया रेजिस्टेंस, तो ये हो गया करंट। ये धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरा जो करंट होता है फुल करंट ई बाई आर एक्वायर करता है। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, वो है
अगर एट t इक्वल टू 0 देखते हो तो करंट कितना होगा? देखो t इक्वल टू 0 अगर पुट करते हो e टू द पावर 0 हो गया, e टू द पावर 0 तो 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 0 0 और इनफाइनाइट टाइम बाद अगर देखते हो तो क्या बने, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी, वो तो 0 होता है, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 इज व्हाट? 1 इनटू आई नॉट। ये आई नॉट कितना है? e बाई आर। और L बाय R पे क्या होता है ना, 63% ऑफ फुल करंट, यानी 0.63, यानी 0.3। ठीक है, इसे में आ गया। यस सर। अब देखो एक और सर्किट भी होता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं टीके सर्किट। इसमें एक चीज और भी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनो। कई बार एक सवाल ये होता है कि देखो बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो वोल्टेज फिक्स, रेजिस्टेंस फिक्स, तो करंट कैसे वेरिएबल हो? जिसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि एज इफ द इंडक्टर इज एक्टिंग लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर ये जो करंट बनता है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस के बनता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। हम इसको जनरली एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से, वेरिएशन इन करंट is expressed as E bar, ये जो RL यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, यानी इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टर और करंट क्या है? यही है। हो गया? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देयरफॉर यू हैव ER is equal to ER minus अच्छा ई तो वैसे कैंसिल हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी कैंसिल कर देता हूँ। अगर देखो यानी इंडक्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस होगा एट टी टाइम टी, वो कैलकुलेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं।
अब जरा हिसाब देखो, इसको नोट कर लो पहले और हिसाब देखो कि एट t इज इक्वल टू 0 पे रेजिस्टेंस क्या है। t0 0 होगा तो e to the power 0 1 होता है, 1 minus 1 0, 0, yes sir, तो नीचे अगर 0 होगा तो इनफाइनाइट, yes sir, और अगर t इनफाइनाइट होगा तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 1, और t इज इक्वल टू टाउ पे क्या होगा, देखो ये हो गया e to the power -1 तो ये 1 by e, और ये हो जाएगा 1 minus 1 by तो e खत्म हो गया, यानी एक सेकंड, एक r भी तो आएगा, यहाँ पे एक e आ रहा है, ठीक है ना, यानी r अपॉन e minus 1। जुल्फे कैसे किया मैंने, इज इक्वल टू r इंटू e टू द पावर, टाउ मतलब होता है l बाय r, तो ये कैंसिल होके -1 बाय 1 माइनस इंटू 1 माइनस, यानी r बाय e 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय इक्वल टू r बाय e इंटू e बाय, तो मैं yes sir, यानी समझो एक चीज कि जब करंट को हम ऑन करते हैं तो उस समय इंडक्टर एकदम से अपोज करता है, करंट को बनने ही नहीं, धीरे 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 बनते 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 करंट मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, दैट इज E अपॉन R, ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस, ओके। चलो ये हो गया एक सर्किट एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ सर्किट। इसके बाद एक और भी है एंड दैट इज डीके सर्किट, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो जो है ना हम लोग कल करेंगे, और उससे क्या होगा कल के क्लास में ये चैप्टर जो है लगभग खत्म हो जाएगा। तो वैसे एसी तो काफी रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है ना, देखेंगे अगर कल टाइम मिला तो शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर परसों क्लास में करेंगे। अभी इस चैप्टर का थोड़ा सा रहता है लास्ट वाला पार्ट, अब तो ऐसा थोड़ा सा ही बचता है, तो इसलिए और इसके ऊपर देखना क्वेश्चन भी बुक्स में बहुत कम देते हैं, तो इसलिए जो है ना वो चैप्टर पूरा लगभग खत्म कर, ठीक है ना, okay sir, ये जो okay ईएमआई वाला चैप्टर है ना उसके अब खत्म कर, उसमें कितने क्वेश्चन बताए थे तुमने है टोटल? sir, हो so पहला सेक्शन में तो 100 ही हैं, और उसके बाद फिर वो पुराने पेपर्स में और ज्यादा है, yeah, सर वो एडिशनल है, उसमें मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ लगभग बता दो कि एक्सरसाइज में कितने हैं, एटलीस्ट वो सारे कर लो पहले। सर प्रीवियस ईयर के तो उसमें 30 हैं, बट बाकी 100 हैं, और जो हाई लेवल वाला जो थिंकिंग कॉर्नर है उसमें 20 हैं, बाकी असर्शन रीजनिंग और समझ गए, ये ना अब तुम मोरलेस कर सकते हो चैप्टर, अभी कहीं कोई अटकेगा नहीं, नाउ यू कैन डू द चैप्टर, जो बचा है वो बहुत ही कम पार्ट है, छोटा पार्ट है, तो बड़े आराम से हो जाएंगे ये वाले पार्ट से, और जो इसके पहले हमने किया उसके ऊपर तुम चैप्टर पूरा अटेंड कर सकते, ठीक है ना। ओके सर, सर इसको खत्म कर लो, और वो करंट इलेक्ट्रिक हो गया, यस सर, चलो ठीक है, तो कल जो इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और अगर टाइम मिला तो एसी भी स्टार्ट कर, ठीक है, ओके सर, चलो ओके बेटे, आज के लिए थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।